यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से हम 6 एपिसोड की एक श्रृंखला आप लोगों के बीच ला रहे हैं, जिसके एपिसोड नंबर 4 पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सेल्फ केयर या खुद के देखभाल करने के बारे में। लेकिन आज का एपिसोड जो हम आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं उसमें है कमजोर और अति संवेदनशील समूहों और आबादी पर फोकस करते हुए कोविड-19 की जटिलताओं के प्रभावों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग, असुरक्षित आबादी, मधुमेह और हृदय या फेफड़ों की बीमारी जैसी पुरानी स्वास्थ्य की परेशानी वाले लोगों को न सिर्फ गंभीर बीमारी विकसित होने का अधिक जोखिम होता है, बल्कि बीमार होने पर उन पर मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मेरे साथ है मेरा दोस्त नारायण। तो नारायण, कैसा रहा आपका सफ़र? बढ़िया रहा बहादुर भाई, क्योंकि पिछले बार भी हमने कार्यक्रम में बहुत अच्छे से बातचीत करी थी और जो चीज़ें आपने मुझे बताई तो मैं ज़रूर उन पर थोड़ा सा अमल कर रहा हूँ और अपने आप को फिट करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बेहतर कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, जब से मैं आपके साथ कार्यक्रम में जुड़ा हूँ ना, तो मेरे मन में कई तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो पूछो नारायण, हम उन सवालों पर बात करेंगे तो हमारे श्रोता भी समझ पाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल था, मैं देख रहा था कि कोरोना काल में संवेदनशील, अति संवेदनशील बहुत तरीके की बातें करी जा रही थी, लेकिन ये अति संवेदनशील जो समूह है ये कौन है? बिल्कुल सही कहा नारायण तुमने। बहुत बार ये निर्भर होता है हमारी इम्यूनिटी पर। कोविड-19 किसी को भी बीमार कर सकता है, लेकिन कुछ समूहों, समुदायों को उनके पेशेगत, सामाजिक, आर्थिक और अन्य स्वास्थ्य और जीवन की परिस्थितियों के कारण दूसरों के मुकाबले अधिक जोखिम हो सकता है। अति संवेदनशील आबादी में ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिन्हें अधिक गंभीर बीमारी या नतीजों का जोखिम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें कौन कौन शामिल हैं। नंबर 1, बुजुर्ग वयस्क, विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले इसमें सबसे ज्यादा अति संवेदनशील समूह में आते हैं। नंबर 2, काफी पुराने समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे किसी भी उम्र के लोग, उदाहरण के लिए फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी, स्ट्रोक या डिमेंशिया। नंबर 3, किसी भी उम्र के लोग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो सकती है या हम कहें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर है, जिनमें इलाज पर आश्रित स्थिति वाले, उदाहरण के लिए कैंसर या प्रतिरक्षा प्रणाली को कम करने वाली दवाएं लेने वाले लोग शामिल हैं, उदाहरण के लिए कीमोथेरेपी। और हाँ, कई बार जो मोटापा युक्त जीवन शैली वाले लोग हैं उन्हें भी इससे खतरा बढ़ गया है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके कोविड-19 वायरस विषाणु के संपर्क में आने की अधिक संभावना हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊं। बिल्कुल। जैसे कि नौकरी या पेशों की वजह से जिन्हें बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में रहने की आवश्यकता होती है, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है जिससे कोविड-19 या कोरोना है। नंबर 2, घनी समूह व्यवस्था में रहने वाले लोग, उदाहरण के लिए मलिन बस्ती, छात्रावास, नर्सिंग होम आदि में रहने वाले लोगों पर भी कोरोना का खतरा अधिक है या इन्हें भी हम अति संवेदनशील समूह में जोड़ सकते हैं। विकलांग लोग, जिससे उनकी चलने फिरने और अपनी सुरक्षा करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, ऐसे लोग भी अति संवेदनशील समूह में शामिल हैं। नारायण, अच्छा ये बताओ, कोविड-19 की जो बुनियादी जटिलताएं हैं वो क्या है? नारायण, इसमें बहुत सारी बुनियादी जटिलताएं हैं। अधिकांश लोग जिन्हें कोविड-19 हुआ है वे कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, यहाँ तक कि जिन्हें बीमारी का हल्का स्वरूप था, उनके शुरुआती स्तर पर ठीक होने के बाद भी उन्हें लक्षणों का अनुभव जारी रहता है। कुछ बुनियादी जटिलताएं जो इन रोगियों में लंबे समय तक रहती हैं वो है थकान, सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई, खांसी, जोड़ों में दर्द, सीने में दर्द, याददाश्त, एकाग्रता या नींद की समस्या, मांसपेशियों में दर्द या सिर दर्द, तेज या जोर से दिल धड़कना, गंध या स्वाद न आना, अवसाद या चिंता में रहना, बुखार और चक्कर आना, शारीरिक या मानसिक कार्यों के बाद लक्षण बिगड़ना आदि
ये प्रमुख हैं जो बुनियादी जटिलताएं कोविड-19 वायरस से उत्पन्न हुई हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, जो ये कोविड-19 की प्रमुख दीर्घकालिक जटिलताएं हैं वो क्या है? नारायण, दीर्घकालिक जटिलताओं की बात करें, कुछ लोग कई नए या पहले से चलते आ रहे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, जो कि पहले उस वायरस से संक्रमित होने के बाद हफ्तों या महीनों तक जारी रह सकते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनते हैं। इन स्वास्थ्य समस्याओं को कभी कभी कोविड-19 के बाद की स्थिति कहा जाता है। बुजुर्ग लोगों और कई गंभीर चिकित्सा स्थिति का सामना कर रहे लोगों में लंबे समय तक रहने वाले कोविड-19 लक्षणों के कायम रहने की सबसे अधिक संभावना है। लेकिन यहाँ तक कि युवा या स्वस्थ लोग संक्रमण के बाद हफ्तों से महीनों तक अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो कोविड मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह कई अन्य अंगों जैसे हृदय को नुकसान पहुंचाता है। निमोनिया, जिसे हम फेफड़ों का संक्रमण भी कह सकते हैं, अक्सर कोविड-19 से जुड़ा होता है, जो लंबे समय में फेफड़ों में हवा की छोटी थैली को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है। कोविड-19 रक्त के थक्के बनाने के लिए रक्त की कोशिकाएं भी बना सकता है, जो रक्त में सख्त गांठ होते हैं, और ये बड़े थक्के दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। पहले से मौजूद स्थितियों और कोविड-19 संक्रमण की जटिलताओं के बीच संबंधों को समझना यह पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है कि किस रोग में गंभीर बीमारी विकसित होगी। यदि लोगों को उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियां हैं, तो वे कोविड की जटिलताएं विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ये उच्च जोखिम वाले समूह हैं। अच्छा बहादुर, ये बताओ कि ये जो ब्लैक फंगस है, ये एक प्रकार की कोविड जटिलता है? नारायण, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस एक दुर्लभ स्थिति होती है, जो उन लोगों को प्रभावित करती है जिनमें रोग प्रतिरक्षा की गंभीर कमी होती है, जिन्हें अनियंत्रित मधुमेह है, जिन्हें कोविड-19 हुआ था और एस्टेरॉयड का उपयोग करके उनका इलाज किया गया था। यह मुख्य रूप से मुंह, नाक, आंख को प्रभावित करता है और बाद में मस्तिष्क में फैल जाता है। यदि बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो इससे संक्रमित होने वाले लगभग आधे लोगों की मौत हो सकती है। अस्पतालों में अस्वच्छता की स्थिति और कोविड उपचार के दौरान बिना निगरानी वाली दवाओं के उपयोग ऐसी जटिलताओं का प्रमुख कारण है। भारत विशेष रूप से इस संक्रमण के लिए अति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ कोविड-19 की दरों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 25 जुलाई 2021 तक ब्लैक फंगस के लगभग 45,000 मामले सामने आए थे नारायण, और भारत में अब तक ब्लैक फंगस के कारण कुल 4300 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा, इस जटिलता का इलाज कैसे किया जाता है? नारायण, आंखों या नाक की कैविटी को शारीरिक रूप से हटाने के लिए निरंतर सर्जरी द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हालांकि अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज एंटी फंगल दवाओं से भी किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सभी दवाएं सही तरीके से और एक पेशेवर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की देखरेख में लिया जाना सुनिश्चित करके उचित उपाय करके इसे रोका जा सकता है। अच्छा, ये बताओ बहादुर, जो ये कोविड के अन्य दीर्घकालिक प्रभाव हैं, क्या देखे जा सकते हैं? नारायण, अन्य दीर्घकालिक प्रभाव जो कोविड के कारण देखे जा सकते हैं वे वायरस के प्रतिरोधी रूप हैं। कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस सहित सभी वायरस समय के साथ बदलते हैं। अधिकांश परिवर्तनों का वायरस के गुणों पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई वायरस खुद को बदल सकते हैं और टीकों या उपलब्ध दवाओं की प्रति प्रतिरक्षा पैदा कर लेते हैं। इस प्रकार यह संक्रमण को और फैला सकते हैं और मृत्यु दर में बढ़ोतरी का कारण बन सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट को चिंता का विषय माना जाता है। अच्छा, ये बताओ कि ऐसी वजह के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं? नारायण, आम व्यक्ति जिम्मेदार तरीके से व्यवहार कर सकता है। इस क्षेत्र में अभी शोध चल रहा है कि कैसे कोविड-19 समय के साथ लोगों को प्रभावित करेगा। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि डॉक्टर उन लोगों को बारीकी से निगरानी करते रहें जिन्हें कोविड-19 हुआ था, यह देखने के लिए कि उनके अंग ठीक होने के बाद कैसे काम कर रहे हैं। नोवेल कोरोना वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है, लोगों के जीवन के हर पहलू पर असर करेगा। कमजोर और वंचित समूह अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे और इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमें इस महामारी और इसकी जटिलताओं से निपटने के लिए सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है
और साथ ही लोगों को इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है, ताकि हम और हमारा परिवेश सुरक्षित रहे और कोविड दिशा निर्देशों का पालन हो सके। इसमें शामिल है सामाजिक संपर्क और सामाजिक पूंजी का निर्माण करना, काम करने और जीने के नए तरीके तलाशना और संकट के समय प्रतिकार करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा जाल की क्षमता को मजबूत करना। ये बताओ बहादुर भाई कि ये जो सामाजिक सुरक्षा जाल है ये क्या है? नारायण, सामाजिक सुरक्षा उन कमजोर लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके पास उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली सेवाओं और हस्तांतरणों तक बहुत कम पहुंच है या कोई पहुंच नहीं है। मैं कुछ उदाहरणों से आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, नागरिक पहचान और पंजीकरण, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, विशिष्ट प्रमाणन संख्या, जमीन बैनामा आदि। नंबर 2, सामाजिक और वित्तीय योजनाएं और कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन, उद्यमों के लिए रियायती ऋण, विधवाओं, अनाथों आदि को सहायता। नंबर 3, अधिकार और हकदारी, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार अधिनियम। क्या इनके अंतर्गत कोई विशेष बात? कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सभी के लिए उपलब्ध है और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो विशेष रूप से लक्षित आबादी के लिए हैं। यहाँ कुछ योजनाएं दी गई हैं जो विशिष्ट रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सभी के लिए उपलब्ध हैं। योजना का नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और जिसमें लाभ मिलेगा आपको 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा। लाभार्थी व्यक्ति होंगे 18 से 50 वर्ष तक के सभी आयु वर्ग के लोग और कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर RBI द्वारा अनुमोदित बैंक में आप इसे करवा सकते हैं। साथ ही जो जरूरी दस्तावेज होंगे, आधार कार्ड व खाता आधार कार्ड से जुड़ा हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें कि दुर्घटना कवरेज के साथ 2 लाख रुपए जीवन बीमा होगा और जो पात्रता व्यक्ति होंगे 18 से 70 वर्ष के सभी आयु वर्ग के लोग कोई भी राष्ट्रीयकृत या फिर RBI द्वारा अनुमोदित बैंक में आप इसे करवा सकते हैं और बैंक के साथ आधार कार्ड से जुड़ा हो। अटल पेंशन योजना, आवेदक जो हैं 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच की रकम चुन सकता है जो कि उन्हें 60 साल की उम्र में सौंपा जाएगा। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का प्रत्येक नागरिक आवेदकों के पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए और ऑटो डेबिट सुविधा चालू होना चाहिए। सरकारी नौकरी वाले आयकर दाता इसके पात्र नहीं है। निधि और नियामक प्राधिकरण कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर RBI द्वारा अनुमोदित बैंक में आप इसे कर सकते हैं। बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या फिर आय प्रमाण पत्र, बैंक के खाते का विवरण होना अनिवार्य है। जननी सुरक्षा योजना जिसमें कि आपको मातृत्व देखभाल और नगद सहायता के लिए 1400 रुपए और 700 रुपए की राशि मिलेगी। इसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाएं आती हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग से ये जुड़ा है और जिसमें कि आधार कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड जो कि जरूरी दस्तावेज हैं ये अनिवार्य हैं। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना है ये और भारत में आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं जहां आप इसे स्वास्थ्य विभाग में करवा सकते हैं। किशोरों के लिए विशिष्ट योजनाएं। योजना का नाम किशोर शक्ति योजना। सेवाएं किशोर के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार, घर आधारित व्यावसायिक कौशल का उन्नयन, साक्षात्कार को बढ़ावा देना, विकासात्मक और यौन शिक्षा प्रदान करना। लक्षित समूह किशोरियां। लाभ के प्रकार गुणात्मक कौशल के विकास में सुधार, स्वास्थ्य और पोषण को मजबूत करना। योग्यता किशोर किशोरियां 11 से 18 वर्ष। दूसरी योजना शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और सामाजिक रक्षा सेवाओं के लिए। सेवाएं हैं नशा मुक्ति शिविर में शामिल,
गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। लक्षित समूह नशा मुक्ति कार्यक्रमों में शामिल गैर सरकारी संगठन जिसमें किशोर मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित आश्रित महिलाएं, उच्च जोखिम वाले समूह शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना। किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना RGS-SEAG, जिसमें सेवाएं हैं किशोरियों के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की पेशकश, उनके स्वास्थ्य में सुधार, ज्ञान, जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल, स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को मुख्य धारा में लाना। लक्षित समूह है किशोरियां। लाभ के प्रकार कौशल, योग्यता किशोर लड़कियां 11 से 18 वर्ष। एक अन्य योजना एकीकृत बाल विकास सेवाएं। सेवाएं हैं छोटे बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल स्वास्थ्य सेवाओं, गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। छोटे बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल स्वास्थ्य सेवाओं, गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। लक्षित समूह 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं और 16 से 44 वर्ष आयु की महिलाएं। लाभ के प्रकार पोषण के रूप में। योग्यता 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, 15 से 44 वर्ष की महिलाएं, 18 वर्ष की आयु तक की किशोरियों को अनौपचारिक शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण पर प्रशिक्षण के लिए। लिंग कार्यकर्ता योजना। यह योजना अति जोखिम वाले और अन्य असुरक्षित पुरुषों और महिलाओं के बीच कॉन्डोम की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाने पर जोर देती है। लक्षित समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित पुरुष और महिलाएं। लाभ के प्रकार विभिन्न सेवाओं से जुड़ाव। योग्यता है असुरक्षित आबादी सदस्य, जिसमें शामिल हैं अति जोखिम वालों की जीवन साथी और स्कूल छोड़ चुके युवाओं तक सीमित नहीं है। पीएम कौशल विकास योजना। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को सदुपयोग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतरीन आजीविका हासिल कराने में मदद करेगा। लक्षित समूह युवा वर्ग। लाभ के प्रकार कौशल विकास। योग्यता भारतीय नागरिक। लाभार्थी को बेरोजगार युवा होना चाहिए या कॉलेज छोड़ ड्रॉप आउट होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। गिरते लिंगानुपात को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने शिक्षा प्रदान कर लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए यह योजना शुरू की है। लक्षित समूह है लड़कियां और महिलाएं। लाभ के प्रकार शिक्षा के तौर पर। योग्यता एक परिवार जिसमें 10 साल से कम उम्र की बालिकाएं हों, किसी भी बैंक में एक सुकन्या समृद्धि खाता होना चाहिए जो बालिका के नाम से खोला गया हो। बालिका भारतीय होनी चाहिए। NRI इस योजना के लिए पात्र नहीं है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यह मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। लक्षित समूह हाशिए की पृष्ठभूमि की लड़कियां। लाभ के प्रकार शिक्षा। योग्यता कम महिला साक्षरता और या स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के साथ जनजाति आबादी का संकेंद्रीकरण। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक आबादी की कम महिला साक्षरता या स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों पर संकेंद्रण। कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्र कई छोटे छिटपुट बस्तियों वाले क्षेत्र जो स्कूल के लिए योग्य नहीं है। स्त्री अभिमान योजना। स्त्री स्वाभिमान योजना 2021 के तहत देश की लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा ताकि महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके।
लक्षित समूह लड़कियां और महिलाएं। लाभ के प्रकार सैनिटरी नैपकिन। योग्यता, इस योजना के तहत सभी महिला और लड़कियां शामिल हैं। कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने की योजना। इस योजना का उद्देश्य जनजाति लड़कियों के 100% नामांकन की सुविधा के माध्यम से सामान्य महिला आबादी और आदिवासी महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तर में अंतर को पाटना है। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी लड़कियां, महिलाएं शामिल हो सकती हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी तक उचित शिक्षा पहुंचाना। यह योजना 2001 की जनगणना के अनुसार 54 चिन्हित जिलों अपशिष्ट 1 में लागू की जाएगी, जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% या इससे अधिक है और अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम है। अल्पसंख्यक युवा सशक्तिकरण नई मंजिल योजना। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक युवा शामिल हो सकते हैं। योजना का उद्देश्य कौशल विकास शिक्षा देना है। इसके लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे BPL 17 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा जो स्कूल छोड़ चुके हैं। प्रशिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना। यह कार्यक्रम वजीफे के साथ ऑन द जॉब एक्सपोजर प्रदान करने के लिए भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। लक्षित समूह युवा वर्ग है। कौशल विकास इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यह योजना डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए है, मुख्य तौर पर गैर तकनीकी। यह योजना भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्हें अप्रैल-मई 2020 तक स्नातक पास होना होगा। अच्छा बहादुर भाई, ये बताओ इन योजनाओं तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? नारायण, भारत सरकार विभिन्न स्तरों पर समय समय पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है। इसकी जानकारी हम विभिन्न माध्यमों से ले सकते हैं, लेकिन एक माध्यम ऑनलाइन भी हम इसे खोज सकते हैं, जिसके लिए www.india.gov.in/mygovernment/scheme पर जाएं, आप खोज सकते हैं। इसके अलावा हम एक यूथ चैलेंज भी अपने इस रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से रख रहे हैं, बिल्कुल, जिसमें हमारे युवा साथी एपिसोड में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल करके कोविड के प्रभावों के बारे में एक पोस्टर बनाएं। कोविड से क्या क्या प्रभाव हुए हैं समाज में, व्यक्ति विशेष में, इसके वो एक पोस्टर में लिख सकते हैं और उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 2 कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना चुनें और उनके लिए अपने समुदाय के 5 लोगों की पात्रता परखें। जैसे व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं तो मैं अपने पड़ोस के हरीश चंद जी, कमला देवी, राधा देवी या युवा मनोज, इन सब की पात्रता परख सकता हूं कि क्या कोविड-19 या सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में वो पात्र हैं, क्या हम उन्हें लाभ दिला सकते हैं। बिल्कुल, युवा भी खुद से आगे बढ़कर उनकी पात्रता को परखें और अगर हो सके तो उनकी मदद करें, उन सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच बनाएं। तो अभी हम कोविड-19 से जुड़े कुछ सवालों को लेकर समुदाय में लोगों के बीच हैं और उनसे जानते हैं उनका जवाब। अभी हमारे साथ है गोविंद लाल, रहते का है सूपी। गोविंद लाल जी, सवाल है कि कोविड-19 के लिए अति संवेदनशील समूह कौन है, या जिन्हें कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा है वो समूह कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। नंबर 1 बच्चे, नंबर 2 45 साल से ऊपर के वयस्क, नंबर 3 कुछ पुरानी बीमारी वाले लोग, या ये सारे लोग कोविड-19 के लिए अति संवेदनशील हैं। चौथा है समूह का उपरोक्त सभी। तो आपको कौन सा लगता है कि सभी के लोगों को खतरा है? उपरोक्त तो सभी सही है। धन्यवाद गोविंद लाल जी। तो इसी के साथ हमारे साथ हैं, अभी आपका नाम? मदन सिंह बिष्ट, ग्राम सूपी काफली। तो काफली से हैं मदन सिंह जी। मदन सिंह जी, सवाल है कि ब्लैक फंगस जिसे काला फफूंद, ये क्या है? आपके लिए 4 ऑप्शन है। नंबर 1 एक कोविड-19 जटिलता, यानी कि कोविड-19 से पैदा होने वाली मुश्किल, एक जीवाणु संक्रमण, या फिर एक वायरस संक्रमण, एक काले रंग का फफूंद।
आपको क्या लगता है क्या है? ये वैसे पहाड़ में तो आया नहीं, मतलब हमें लगता है कि एक काले रंग का या फिर हाँ काले रंग का ये जो फफूंद है वो मतलब पहाड़ में आया नहीं, हमने देखा, मतलब समाचारों में सुना है, टीवी में देखा, इस प्रकार से हमको यही लग रहा है कि काले रंग का जो फफूंद है वो है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की मुश्किल से पैदा होने वाली जो मुश्किल है या जटिलता है, ये उसके बाद की असर है। आपका जवाब सही नहीं है, ये है एक कोविड-19 के बाद पैदा होने वाली जटिलता है। अभी हमारे साथ है, आपका नाम? निरंजन सिंह मेर, दुपखड़ दाड़ीमा। अच्छा, निरंजन सिंह मेर जी, एक सवाल है, किशोर शक्ति योजना क्या सेवाएं प्रदान करती है, क्या आपको पता है? इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1, किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना। नंबर 2, घर आधारित व्यावसायिक कौशल को उन्नत करने में मदद करना। या नंबर 3, साक्षरता को बढ़ावा देना, विकासात्मक और यौन शिक्षा प्रदान करना। या नंबर 4, ये सभी सही है। आपकी नज़र में कौन सा सही है? ये सभी सही है। जी, धन्यवाद निरंजन जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड जो कोविड-19 और साथ साथ ही कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं और कोविड-19 से जुड़े समूहों पर आधारित थी। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और साथ साथ ही आपकी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ होगा। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें कोरोना पर आधारित अपनी रचनाएं भी साझा की हैं, जिन्हें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक भी पहुंचा रहे हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं शंकर जोशी उर्फ पनवा। ये कोरोना काल में कसके दोहर लहरा वी के ऊपर अपन बात करें कैता रूप में कौन सा पहली लोगों करे लापरवाही। पहली लोगों करे लापरवाही, फिर कोरोना मचना खूब तबाही। अब कोरोना मचना खूब तबाही। रोज लाखों आदमी ये कोरोना शिकार बन नहीं, रोज हजारों आदमी ये कोरोना कारण अपन दम तोड़ नहीं। न केवल बुढ़ बीमार हो नहीं बल्कि जवान नंतिल कोरोना शिकार हो नहीं। चारों तरफ मच रहे हाहाकारी। पहली लोगों करे लापरवाही, अब कोरोना मचना खूब तबाही, खूब तबाही। कुछ दुष्ट लोग आइला अफवाह फैलो नहीं हैं। कोई को नहीं अरे कोरोना वोरोना क्या नहाते हैं, अस्पताल वाल खायल को नहीं। कोई को ना अस्पताल में जाबेर मरीज ज्यादा बीमार हो नहीं, घर में रह बेर सही है नहीं। हमार पहाड़ा लोग को नहीं, पहाड़ वाला के डरने जरूरत ना। यह देवभूमि छ, यहाँ सब जब्त कराल, हमो के क्या करने जरूरत ना। लोग हंस मजाक में कोरोना का अपन घर लिए। अब पछता नहीं कम उखल दीनी सफाई। पहली लोगों करे लापरवाही, अब कोरोना मचना खूब तबाही, कोरोना मचना खूब तबाही। कोरोना है बचने लीजिए टीक लगन बहुत जरूरी है, पर आई सब बोल लीजिए टीक ना। लोग कतु परेशान हरी, अस्पताल में मरीजों लीजिए ऑक्सीजन ना, आईसीयू वेंटिलेटर छोड़ो, बेड ल जुगाड़ल मिलना, 10,000 में मिलना 1000 एक दवाई। पहली लोगों करे लापरवाही, आप कोरोना मचना खूब तबाही। आइले लोग डॉक्टरों बताए बातों का कामा नहीं, यह हाल है कि फिर लोग मास्क के खप में न लगा दे गाँव में टांग नहीं। हमारा आदमी दिन पर दिन नादान हो नहीं और कोरोना नैतपात कोरोना है ले ज्यादा खतरनाक हो नहीं। पहली नेता लोग चुनावों में व्यस्त रही, लोग बाग तो त्योहारों में मस्त रही। खूब फैलो कोरोना, कोरोना गली गली गाँव गाड़ों में गश्त रही। न जनता न सरकार कैल न देखा समझदारी। पहली लोगों करे लापरवाही, अब कोरोना मचना खूब तबाही, कोरोना मचना खूब तबाही। आइले जब लॉकडाउन खुलना बाजारों में भीड़ आइले उसी छ हो दाजू, बाजारों में भीड़ आइले उसी छ। खाल खाच कन्याई हरे पीड़ आइले उसी छ। आइले कोरोना का सीरियसली कोलिना, कोरोना का आइले खूब खाद पानी मिलना। लोग बिन काम में बाजार में जने और तेज शाक पाता नाम पर रोज बाजार बटी कोरोना का अपन घर लो नहीं। क्या पत्ता न हो दाजू कब कै घजो कफन उड़ाई। पहली लोगों करे लापरवाही, अब कोरोना मचना खूब तबाही, कोरोना मचना खूब तबाही। और सुनो, जे घर में कोरोना मरीज छो जरा ऊ मोछे पूछिया कोरोना की हूँ। जो विचार कोरोना कारण फुराड़ी रो जे एकदम घुटना जरा उछे पूछिया कोरोना की हूँ। एल भाल भाल दाड़मट आदि मर गई, कोई यह जन सोचिया कि हमू की हूँ। जब चंगो हजार भात फिर समझ में आल बात, बहुत महंगी पड़े यो बेपरवाही। पहली लोगों करे लापरवाही, अब कोरोना मचना खूब तबाही।
वो आदिम समाज दुश्मन से जो बिन मास्क लगाए बिहार जना और जो सब देख बेर अनदेखी करना, वो अपने खुटा में बड़े ठाड़ना। अरे जब बहुत जरूरी है तब घर बैठी बिहार जाओ, उमला हाथ में सैनिटाइजर, खाप में डबल मास्क लगाओ। हम सबों मिल बे लड़न से यो लड़ाई, तब हो यहाँ बटी कोरोना विदाई। पहले लोगों करे लापरवाही, अब कोरोना मचना खूब तबाही, कोरोना मचना खूब तबाही। एन यो नाम धरनी टाइम ना, नाम धरनो का धरनो यो कोई नाम धरनी टाइम ना। एन केवल कोरोना सुपर पावर से वीक शामिन कोई सुपरमैन ना। पहले लोगों ने लापरवाही करे, उन्होंने सोचा कोरोना मर गयो, सरकार ने सोचा दो पढ़ लो देख लियो, पर यहाँ देखो कोरोना बजर पड़ गयो। अब सब अपन अपन तरफ जुट रही, सरकार ला खूब करना है, उनार हाथ खुट फुल रही। एंड सब बोल मिल बेर करन से थीम थाम, एंड सब मिल बेर करो थीम थाम, अघिल के सब बोल धरन से होशियारी। पैनी लोगों करे लापरवाही, अब कोरोना मचना खूब तबाही, कोरोना मचना खूब तबाही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये रचना पसंद आई होगी। तो अभी के लिए अपने रेडियो साथी बहादुर संगीनवाल, नारायण सिंह मेहता, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।